नमस्कार दोस्तों। जब एक बहू ने बेटे को उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की तो पोते बहू ने सिखाया ऐसा सबक कि उसके होश ठिकाने आ गए। अरे इस बुढ़िया को कब अक्ल आएगी। अपना चश्मा बेड पर रख दिया, कोई बैठ गया तो टूट जाएगा, फिर कहेगी नया बनवा दो। बस यही काम रह गया है हमें। ये तोड़ती रहेंगी और हम बनवाते रहेंगे। पैसों का पेड़ जो लगा है यहाँ, हाथ बढ़ाओ और तोड़ लो। सीमा जी अपनी सास विमला जी को चश्मा बेड पर रखने की वजह से बुरा भला कह रही हैं। बहू की आवाज सुनकर विमला जी कमरे से बाहर आई और जल्दी से अपना चश्मा उठाकर बोली कि बहू, मुझे याद नहीं रहा, मैंने हाथ मुंह धोए थे तो चश्मा उतार कर यहाँ रख दिया था, फिर मैं अंदर चली गई, चश्मा लेना भूल गई। विमला जी चश्मा उठाकर कमरे में चली गई और सीमा गुस्से से अपनी सास को घूरती ही रही। सीमा जी के बेटे राहुल की कल ही शादी हुई है और कभी मेहमानों के सामने और नई दुल्हन के सामने सीमा अपनी सास को बुरा भला कहती थी। नई नवेली दुल्हन ज्योति भी ये सब देख रही थी। उसे अपनी सास का दादी सास के साथ यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वो कुछ कह नहीं सकती थी। आज उसका इस घर में पहला ही दिन था। अगर कुछ कहती भी तो बातें बनना शुरू हो जाती। विमला जी और उनके पति राम प्रसाद जी एक छोटे कस्बे में रहते हैं। अपने बेटे संजीव के बेटे यानी कि अपने पोते राहुल की शादी में 2-3 दिन के लिए आए हुए हैं। शादी के सभी कार्यक्रम पूरे हो गए। सीमा बहू के घर आने से बड़ी खुश थी। राहुल उनका एक लौता बेटा था। अपने बेटे की शादी में उन्होंने अपने हर अरमान पूरे किए। धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। शादी में खूब खर्चा किया। उन्होंने शादी अच्छे से संपन्न हो गई। शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था और अभी सीमा के सास ससुर अपने घर वापस लौट कर नहीं गए थे। सीमा जी को अब अपने सास ससुर अखरने लगे थे। बात बात पर उन्हें ताना मारने से नहीं चूकती थी, जबकि संजीव अपने माता पिता के आने से बहुत ज्यादा खुश था। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने माँ बाबूजी के साथ ही व्यस्त करता था, जो कि सीमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो जल्द से जल्द उनको वापस भेजना चाहती थी, इसलिए वह अपनी सास को बात बात पर कुछ ना कुछ कहती रहती थी और विमला जी कुछ भी नहीं कहती, चुप ही रहती थी, सारी बातें सुन लिया करती। नई नवेली दुल्हन अपनी सास की ये सब हरकत देख रही थी। उसे अपनी सास का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीमा ने संजीव से कहा कि शादी तो हो गई है, अम्मा बाबूजी को अब वापस भेज दीजिए। संजीव जी ने कहा चले जाएंगे 2-4 दिन के बाद। काफी समय बाद तो आए हैं, रुक जाएंगे 2-4 और दिन। सीमा बोली बस काफी रुक लिए, अब आप उन्हें भेज दीजिए। मुझसे इतने लोगों का खाना पकाने में परेशानी होती है और नई नवेली दुल्हन से मैं इतने काम कराऊंगी, बहू क्या कहेगी कि आते ही मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी। संजीव जी अपनी पत्नी की बात सुनकर चुप हो गए। यह अपने माता पिता से कैसे कहें कि आप वापस चले जाइए, परंतु दोनों पति पत्नी की बातें विमला जी सुन लेती हैं। उनकी बातें सुनकर उनके दिल को ठेस पहुंचती है। अपने पोती की शादी में ही तो आए थे, हम तो चले जाते, लेकिन वो बेटे का ही तो घर है, रह लिए बेटे के घर 2-4 दिन तो पाप कर दिया क्या। वो राम प्रसाद जी से वापस चलने के लिए कहने लगी। राम प्रसाद जी विमला जी से कहने लगे कि अभी 2-3 दिन और रुक जाते हैं, इतने समय बाद तो आए हैं बेटे के यहाँ, तो कुछ दिन तो रुक जाते हैं, हमारा ही तो परिवार है। विमला जी ने कहा कि नहीं, बस घर पर मेरा बहुत सा काम फैला हुआ है,
वह भी तो जाकर देखना है। फिर घर में धूल मिट्टी इतनी जम जाती है, उसे साफ करने में कितनी मेहनत लगेगी, पता है ना आपको। वह अपना सामान पैक कर लेती है और जाने की तैयारी कर लेती है। अब उनसे एक पल भी बेटे के घर रुका नहीं जा रहा था। जब संजीव जी अम्मा बाबूजी के पास आते हैं तो विमला जी कहती है, बेटा हम सुबह जा रहे हैं। ये सुनकर संजीव जी उदास होकर कहते हैं कि अम्मा इतने दिनों में तो आए हो, 2-4 दिन और रुक जाते तो। विमला जी कहती हैं कि नहीं बेटा, बस घर में बहुत सारा काम पड़ा है, जाकर मुझे ही करना है, फिर रहने के लिए आ जाएंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। आज संजीव जी भारी मन से हामी भर देते हैं। जब सुबह को विमला जी और राम प्रसाद जी चलने के लिए होते हैं तो संजीव जी उन्हें कुछ पैसे देना चाहते हैं। पैसे निकालने के लिए वह अपनी जेब में हाथ डालते हैं, परंतु सीमा संजीव जी को घूरकर देखने लगी तो संजीव जी अपना हाथ जेब से वापस निकाल लेते हैं और अपनी अम्मा बाबूजी को पैसे नहीं देते हैं। अम्मा पोते की बहू से मिलती है और उसे खूब सारा आशीर्वाद देती है। ज्योति अम्मा बाबूजी के जाने से उदास हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी जाएं। उनके यहाँ रहने से घर में रौनक हो रही थी। भारी मन से विदा लेकर वे दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और घर आकर विमला जी दुखी मन से काम में लग जाती है। समय गुजरता जाता है। ज्योति की शादी को कई महीने हो चुके थे। ज्योति स्वभाव से बहुत ही विनम्र और संस्कारी थी। बड़ों का आदर सम्मान करना, घर को एक साथ लेकर चलना, इन सब खूबियों की वजह से ही सीमा और संजीव जी ज्योति को बहुत प्यार करने लगे और उसे बहू से ज्यादा बेटी की तरह रखने लगे। शादी के 1 साल बाद ज्योति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने गुड्डू यानी कि गुलशन रखा। गुड्डू सबका लाडला था। गुड्डू के नामकरण के दिन एक बड़ा फंक्शन रखा गया, जिसमें दादा दादी भी गुड्डू को आशीर्वाद देने के लिए आए। आस पड़ोस के लोगों, दोस्तों और सभी रिश्तेदारों को इस फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाया गया। सभी ने गुड्डू को ढेरों आशीर्वाद दिए। दादा और दादी तो अपने पड़पोते को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। अब अपने पड़पोते को दुआ देते नहीं थक रहे थे। कभी एक गोद में लेता तो कभी दूसरा। कार्यक्रम पूरा होते ही सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए, परंतु दादा दादी अभी रुक गए थे। संजीव जी माता पिता के आने से बहुत खुश थे, परंतु सीमा के व्यवहार फिर से वही था। वह अपने सास ससुर को देखकर खुश नहीं थी। वे दोनों उनकी आंखों में बहुत खटक रहे थे, बस उन्हें भेजने के चक्कर में लगी रहती थी। सुबह का समय था। विमला जी सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ में लग गई। सीमा जी नाश्ता बनाने में लगी थी। ज्योति भी सास का हाथ बटाने के लिए किचन में आ गई। सीमा जी चाय बना रही थी तो चाय में नाम मात्र को ही दूध डालती है और बेकार सी काली सी चाय बनाकर ज्योति के हाथों में दे देती है और चाय देखकर वह यह चाय अम्मा और बाबूजी को दे आओ यह कहती है। ज्योति बहुत हैरान होती है कि ऐसी चाय तो उनके घर में कोई भी नहीं पीता, तो फिर दादी और दादाजी को ऐसी चाय मम्मी जी कैसे दे सकती हैं। ज्योति बिना कुछ बोले चाय दादा और दादी जी को दे आती है, परंतु उसका मन अंदर से बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ज्योति का विश्वास था कि जैसा हम खुद खाते हैं वैसा ही हमें दूसरों को भी खिलाना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ हम नहीं खाते वह हम दूसरों को कैसे खिला सकते हैं। वह अपनी सास का व्यवहार देख रही थी। सीमा फिर अपनी सास से पहले की तरह व्यवहार करती थी। ज्योति
सब देख रही है। पिछली बार जब दादा दादी आए थे तब वह घर में नई नवेली थी। उसे कुछ ज्यादा पता नहीं था, वह कुछ कह नहीं सकती थी, परंतु अब वो सब कुछ समझ रही थी। सीमा ज्योति के सामने ही संजीव जी से अम्मा बाबूजी को वापस भेजने की बात करती है। संजीव जी फिर से कहते हैं, काफी समय बाद तो आए हैं, 2-4 दिन और रहने दो। परंतु सीमा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। विमला जी को बहू का व्यवहार देखकर पिछली बार की बातें याद आने लगती हैं और वह संजीव के कहने से पहले ही अपना सामान पैक कर लेती है और दोनों पति पत्नी भारी मन से बच्चों को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। इस बार संजीव जी अपने अम्मा बाबूजी के जाने से बहुत उदास थे। जब अम्मा बाबूजी जा रहे थे तो संजीव की आंखों में आंसू थे। ज्योति यह आंसू देख लेती है। उसे पापा जी का अपने माता पिता से भी अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु पत्नी की जिद के आगे वे बस थे। अम्मा बाबूजी को गए हुए कई दिन हो गए थे। ज्योति उनके इस तरह जाने से मन ही मन बहुत दुखी थी। ज्योति का अपने सास ससुर के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था, मगर अब कुछ दिनों से उसका व्यवहार स्वभाव बदल रहा था और ये बदलाव भी उसका सिर्फ सीमा के लिए ही था। बाकी सब घर वालों से वो वैसे ही बात करती थी। जब भी सीमा जी उसे कुछ कहती या समझाने की कोशिश करती तो वो उन्हें बीच में ही रोककर अपने हिसाब से करने को कहती थी और अपनी ही बात पर अड़ी रहती थी। शुरुआत में तो सीमा ने संयम से काम लिया और ज्यादा ज्योति की बातों को नजरअंदाज कर देती थी, मगर धीरे धीरे उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा और आज तो हद ही हो गई जब ज्योति ने राहुल के साथ घर छोड़ने की बात कही। वह ज्योति को समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सीमा जी अपने इकलौते बेटे से कभी भी दूर होना नहीं चाहती थी। बस इसी के चलते उन्हें ज्योति का कुछ अलग ही रूप देखने को मिला, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सीमा जी ज्योति को कहने लगी, बहू तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। तुम एक माँ को अपने बेटे से अलग कैसे कर सकती हो? मैंने राहुल को जन्म दिया है और तुम कल की आई हुई उसे अपने साथ अलग जाकर रहने की बात कैसे कर रही हो? आप खुद एक माँ हैं, इसलिए आप आज मुझे माँ और उसकी ममता के बारे में बताने आ गई, मगर उस दिन आपकी ममता कहाँ गई थी जब आप खुद एक माँ को उसके बेटे से दूर कर रही थी? तब आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपके इस एक कदम से माँ और बेटे का क्या हाल हो सकता है। माँ बेटे को जुदा कर आपको सुकून मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? माफ कर दीजिए माँ जी, मगर आज मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी, ना ही आपके घड़ियाली आंसुओं में। ये आंसू किसी और को दिखाना जाकर मैंने भी आपको बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। कहते हुए ज्योति अपने कमरे में चली गई। सीमा जी उसे अवाक सी देखती रह गई। सीमा जी ने फिर भी हार नहीं मानी और वह एक बार फिर ज्योति को समझाने उसके कमरे में चली गई। देखो बहू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। तुम भी एक बेटे की माँ हो, मेरी तरह कल को तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर चला जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ तो जरा। मुझे पता है तुम गुड्डू से बहुत प्यार करती हो और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, तो भला मैं कैसे अपने बेटे के बिना रह सकती हूँ? यह सब कहते कहते सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को देखकर ज्योति ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, मैं आपको यूं रोता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो या दुख हो। पर माँ, जिस तरह आपकी ममता आपके बेटे के लिए है, उसी तरह दादी जी का प्यार भी तो था पापा जी के लिए।
फिर आपने उन्हें क्यों उनके बेटे से ही दूर कर दिया? पापा जब भी दादी के लिए कुछ कहने या करने की कोशिश करते थे तो आप कोई ना कोई तरीके से उन्हें रोक देती हो या मना कर देती हो। क्या यह ठीक है? आपको भी अपने भविष्य का सोच लेना चाहिए था। ज्योति ने सीमा जी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, राहुल की पढ़ाई और उसके उज्जवल भविष्य के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो फिर गांव में रहती थी, उन्हें यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का रहन सहन नहीं पसंद था, इसलिए वो हमसे दूर रहती हैं। आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, फिर तो माँ मैं ठीक ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल के तौर तरीकों को अपनाना आपके बस की भी बात नहीं। इतना कहकर ज्योति दूसरे कमरे में चली जाती है। ज्योति की बातें सीमा जी को उसके अतीत में ले गई, जहां उन्होंने भी संजीव जी के लाख मना करने पर भी शहर में घर लेकर रहने का निर्णय लिया था। वहां तक तो ठीक था, मगर जब बात माँ बाबूजी के साथ रहने को आई, उस पर भी सीमा को अपनी ही मनमर्जी चला रही थी। कुछ दिन तो उनको साथ रखा, मगर उनका साथ उन्हें पसंद ही नहीं आता था। वो बाहर घूमना फिरना चाहती थी, मगर माँ बाबूजी रोक टोक लगाते हैं, इसलिए आए दिन कहा सुनी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों को पहाड़ बनाने लगी, जिसके चलते माँ और बाबूजी गांव वापस चले गए। शुरू में तो संजीव जी गांव जाते ही रहते थे, मगर सीमा जी के मना करने पर वो भी कम हो गया। मम्मी जी अब आप जाकर आराम कर लीजिए। ज्योति की आवाज सीमा जी के कानों में पड़ी तो अतीत से बाहर आई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। संजीव जी का अपने माता पिता के लिए प्यार सीमा जी नहीं समझ पा रही थी, मगर ज्योति ने अपने ससुर जी के मन को समझ लिया था। जब भी वो कुछ नया बनाती तो उसकी तुलना अपनी माँ से करते थे, तारीफ भी करते थे। किसी न किसी बात में अपने माँ और बाबूजी का जिक्र जरूर करते थे। हर खुशी के मौके पर संजीव जी अपनी माँ को याद करना नहीं भूलते थे, मगर घर की सुख शांति के लिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। बोलते भी तो वही घर में हंगामा खड़ा होने वाला था, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझते थे। उधर अब तक सीमा जी को ज्योति की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें ज्योति की बातें रह रहकर अपने अतीत की याद दिला रही थी। सीमा जी चुपचाप एकटक दीवारों को निहारती रहती। उनकी आंखें खामोश थी, लेकिन सवाल बहुत थे, परंतु जुबान बंद थी। पर अब क्या करें? उसकी बहू ने फैसला कर लिया था। जैसे उन्होंने किया था, आज वही सब उनकी बहू उनके साथ कर रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था, क्या मेरे साथ ही भी ऐसा ही होना था? उनकी आंखों में बेटा बहू से बिछड़ने का गम था, जो साफ दिखाई पड़ रहा था। तब ज्योति ने उन्हें देखा और उनके पास बैठी और प्यार से समझाते हुए कहा, माँ जी, आपकी ममता दादी जी की ममता से अलग नहीं है। वो भी माँ है आपकी तरह। अब आपको महसूस हो रहा है कि एक माँ से उसके बेटे की जुदाई कैसी होती है। आज अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो शायद आप कभी समझ ही नहीं पाती, मगर दादी माँ ने तो आपसे कभी शिकायत भी नहीं की। हमेशा आपकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी, जबकि वो कितना अकेली हो गई थी। कभी शिकायत के दो बोल भी आपसे नहीं कहे। उनके मन पर क्या बीती होगी जब आपने उनका बेटा उनसे दूर किया था। सीमा रोते हुए बोली, मुझे पता है मुझसे भूल हो गई है। मैं अब अतीत तो बदल नहीं सकती, मगर सुधारने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी और मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। तुम जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई, जिसे आज के वक्त में भी रिश्तों को जोड़ने का इतना ज्ञान है। मैं तो सास होकर भी तुम्हारे आगे बहुत छोटी पड़ गई हूँ। सीमा जी ने उदासी भरे लहजे में कहा,
तो ज्योति ने उन्हें गले लगा लिया। माँ जी, आप छोटी नहीं हैं, आपकी सोच छोटी थी, लेकिन अब वो भी बड़ी हो गई है, तो आप चिंता मत कीजिए। सीमा जी कहती हैं कि आज ही मैं राहुल को बोलकर सासू माँ को यहाँ वापस बुला लूंगी। सीमा जी की बात सुनकर संजीव जी जो बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने आकर सीमा जी के आंसू पोंछे, उनके फैसले के लिए धन्यवाद कहा। सीमा जी ने भी संजीव जी से अपनी करनी की माफी मांगी और अपनी सासू माँ को वापस घर लाने को कहा और राहुल को भेजकर उन्होंने अपने सास ससुर को बुला लिया। दोनों हैरान थे कि जाने किसे क्या हो गया है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले सीमा जी उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अम्मा बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको आपके बेटे से अलग करने का पाप किया था, जिसकी सजा मुझे आज मिलते मिलते रह गई। आज ज्योति ने मुझे एहसास कराया है कि माँ से उनके बेटे को अलग करने का दर्द क्या होता है। आज मुझे एहसास हुआ दिल कैसे बैठा जाता है औलाद की जुदाई की सोचकर, और मैंने आपसे आपका बेटा अलग किया, मुझे माफ कर दीजिए। अब विमला जी ने सीमा जी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जिस गलती का एहसास तुम्हें हो जाए फिर वह गलती गलती नहीं रहती। हमने तो तुम्हें माफ कर दिया है। राम प्रसाद जी ने भी सीमा जी के सर पर हाथ रखा, तभी दूर खड़ी ज्योति को अपने पास बुलाया और अपने सीने से लगा लिया। हम धन्य हैं आज के समय में ऐसी बहू पाकर, जहां आज की लड़कियां घर तोड़ने का काम कर रही हैं, वहीं इसने घर जोड़ने का काम किया है, सबको एक करने का काम किया है। उन्होंने ज्योति को ढेरों दुआएं दी। ज्योति भी मुस्कुराते हुए बोली, दादी, आप बड़ों का आशीर्वाद है। सभी लोग फिर से खुश हो गए। दोनों सास बहू किचन में गई और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने की तैयारी में लग गई, जिसे देखकर विमला जी का दिल खुशी से झूमने लगा। एक नई लड़की ने उनके परिवार को एक कर दिया था। अगर सब लड़कियां ऐसी सोच लेकर ससुराल जाएं तो बहुत कम घर टूटेंगे। जो मजा पूरे परिवार का एक साथ रहने में है, वो अलग थलग रहने में कहाँ। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।